हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का सेकंड पार्ट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और ये जितने भी क्वेश्चंस है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम जो कि 18 अक्टूबर 2022 में हुआ था, वहीं से मैंने लिए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का, वो एक बार जरूर देख लें। और आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय ए ब्रोमीन ग्रुप कॉपर पाउडर इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपके पास डाइजोनियम ग्रुप होता है, उसमें आपको ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट कराना है। ठीक है, और कॉपर पाउडर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट। तो वो रिएक्शन का नाम आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बतानी है, दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड बाय द आरपीएससी। ठीक है, अब वो क्यों किया गया है उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड। देखो यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कॉपर पाउडर का यूज किया जाता है ब्रोमीन पाउडर से, तो वो रिएक्शन आपको बताइए। ठीक है, लेकिन आप इसका हिंदी में देखें, अधोलिखित प्रयोग में किसमें डाइजोनियम समूह के ब्रोमीन समूह में प्रतिस्थापित करने के लिए कॉपर पाउडर प्रत्यय उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या पूछा इसने? नहीं होता है। और यहाँ पे इसने पूछा है कि यूज होता है। सो दोनों में बहुत डिफरेंस है कि होता है और नहीं है, जिसकी वजह से क्वेश्चन डिलीट हुआ। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो पहली रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन, सेकंड वन इज गटरमन रिएक्शन, थर्ड वन इज रिएक्शन विद केआई और रिएक्शन विद HF। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास ये वाला सपोज ये डाइजोनियम साल्ट होता है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो जब आप बेंजीन की रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं, NaNO2, रिएक्शन कंडीशन वही आपकी 273 के केल्विन के आस टेम्परेचर होता है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर होता है। इन दैट केस यू विल गेट डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, अब डाइजोनियम साल्ट क्या होता है? N2+Cl नेगेटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ओके, अब हम बात करेंगे कि जब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ रहा है डाइजोनियम की रिएक्शन को आपको कॉपर पाउडर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ से निकालना है। जैसे आप कॉपर पाउडर लेंगे तो उसकी रिएक्शन आप यहाँ पे FeBr3 के साथ करा सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप Br2 भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको बनाना है, रिप्लेसमेंट कराना है डाइजोनियम साल्ट का ब्रोमीन्स। तो इसका नाम सिंपली पूछा हुआ है कि अगर आप कॉपर पाउडर लेते हैं तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन होती है? दिस इज गटरमन रिएक्शन। अब देखो, अब बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, सैंडमियर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन और बहुत सारी रिएक्शन। लेकिन जब आपको कंफ्यूजन हो तो आप किस तरीके से करेंगे? जैसे कॉपर पाउडर होता है, तो कॉपर पाउडर को आप किस में यूज करते हो? सपोज एक पाउडर है, जैसे गन पाउडर होता है ना, उसी तरीके से कॉपर पाउडर। तो गन पाउडर होता है तो उसी से सिमिलर है कॉपर पाउडर। तो आप ये कॉपर पाउडर वाले को जी से ऐसे याद कर सकते हैं कि पाउडर जो हो ना कि गन में डलता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो हो गया कि ये वाला गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं सैंडमियर रिएक्शन की। सैंडमियर रिएक्शन क्या होती है? जब आपका बेंजीन डाइजोनियम आपका Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका बन जाता है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनेगी सैंडमियर रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है, वो बनती है ब्रोमोबेंजीन। और रिएक्शन विद KI के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे मैं सारी रिएक्शन एक बार करके दिखा रही हूँ आपको। KI के साथ तो यहाँ पे आयोडोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, आयोडोबेंजीन बनेगा और यहाँ पे अब
अगर रिएक्शन आपकी HBF5 सॉरी, तो यहाँ पे आपका फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस हैं, तो जिसमें से आपको बताना था। हालांकि क्वेश्चन डिलीट हो गया था तो कोई फायदा नहीं हुआ इसका, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सही किया था, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला है, जो गटरमैन रिएक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द RS कॉन्फ़िगरेशंस। देखो, RS नोमेनक्लेचर जब भी आप करते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको जो भी एटम्स है, सपोज ये वाला है, इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है और एक वर्टिकल लाइन। तो इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जितने भी एटम्स और ग्रुप्स हैं वो अटैच है, उनको आपको क्या देखना होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में फिक्स करना है। और प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बताया था, 1 सेकेंड, प्रायोरिटी ऑर्डर आपकी जो आप देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द डायरेक्टली अटैच्ड एटम। ठीक है, आपको जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम है उसका देखना है। सपोज फर्स्ट वाले केस में क्लोरीन है, CH2Cl है, CH2CH2CH3 और हाइड्रोजन है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको एटॉमिक नंबर किसका दिखाई दे रहा है, क्लोरीन का, तो हम इसको नंबर कितना देंगे, फर्स्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद CH2, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब सपोज दूसरा वाला इसको जाएगा, तीसरा यहाँ पे नंबर जाएगा। और जो फोर्थ ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। अब आपको देखना है कि 1 2 3 4 इस तरीके से हो रहा है, तो 1 2 3 4 में आपको क्या करना है, देखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉक। तो 1 से 2 से 3 पे जाते हुए आपको ये डायरेक्शन कौन सी दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो आपकी, और आपको फिर फोर्थ ग्रुप देखना है, फोर्थ ग्रुप जो हाइड्रोजन है वो आपकी वर्टिकल पोजीशन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, S हो जाता है। ठीक है, तो आपको लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देखना है, वो हमेशा कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन पे। जो भी आप इस तरीके से ये वाला साइन देखते हो प्लस में, तो ये वाला जो है ये वर्टिकल पोजीशन होती है, और ये वाली जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका हमेशा कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये S हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं CH3 सेकंड वाले में OH, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये फर्स्ट नंबर, इसी तरीके से सेकंड, ये ऊपर वाला थर्ड और फोर्थ। तो 1 2 3 से जाता है वही, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। मैं CW को लिख रही हूँ क्लॉकवाइज। और यहाँ पे फोर्थ ग्रुप जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ना कि आपका वर्टिकल है। दैट्स वाई जो ये क्लॉकवाइज होने की वजह से किस में होना चाहिए था, R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन R का किस में चेंज हो जाएगा, S में चेंज हो जाएगा, ड्यू टू द फोर्थ ग्रुप दैट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उसी तरीके से तो ये वाला मैं यहाँ से लिख देती हूँ एक बार, ये वाला S हो गया आपका, ये भी S हो गया आपका। तो लेकिन इसमें R पूछा हुआ है, तो R के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हम OH को देंगे, सेकंड पोजीशन का इसको COH ग्रुप को देंगे, थर्ड CH3 को, और फोर्थ इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमारे पास R होता है, लेकिन फोर्थ ये अगेन आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, S में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थर्ड वाला भी आपका क्या हो गया, S। तो तीनों ही S है, तो इसका मतलब फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं, OH फर्स्ट, CH2 CH3 सेकंड और CH3 थर्ड पोजीशन पे जाएगा। ये वाला किस तरीके से हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या बोलते हैं, S कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन फोर्थ जो ग्रुप है हमारा वो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये वर्टिकल में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे S से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको RS नोमेनक्लेचर है, इसका क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, और हर बार आता है तो आपको ये जो 2 नंबर हैं ये आपको अपने फिक्स कर लेने हैं। सिंपल कुछ नहीं करना होता, सिंपल आपको एटॉमिक नंबर देखना होता है जो भी डायरेक्टली अटैच होता है, जिसका भी ज्यादा होता है उसको आप
अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी आप वहां से नंबर देंगे, और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी है आपको। फोर्थ ग्रुप को देखना है कि वो वर्टिकल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस हो गया, क्लॉकवाइज है तो आर हो गया। इट्स ए सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें आपको बताना है रेडिकल, जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल है आपका, वो आपको बताना है। अब देखो रेडिकल्स जो होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा रेडिकल क्या होते हैं, देखो इसको जिस तरीके से एक कार्बोकैटायन होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, उसी सेम तरीके से कार्बोकैटायन एक आपका जो होता है कार्बोकैटायन, और एक जो आता है फ्री रेडिकल। ठीक है, ये दोनों ही सेम सेम होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो फ्री रेडिकल है, यहाँ ये जो अटैच है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। ठीक है, और डबल बॉन्ड में क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, ये एक तरीके से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से कनेक्ट है, और वो जो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल है वो क्या हो जाता है ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो इसे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लिस्ट स्टेबल। उसके बाद आते हैं CS2 और CS2। यहाँ पे देखो ये वाला जो ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक एक जो होता है ना एक स्पेशल ग्रुप होता है, जिसको हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप में क्या होता है कि आपके पास जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, या CS2 CS डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से नेक्स्ट जो आपका कार्बन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी इधर शिफ्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये फ्री रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक तरीके से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट्स वाई ये आपका ज्यादा स्टेबल हो गया। और ये यहाँ पे आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये आपका 2 डिग्री है। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है एलाइलिक फ्री रेडिकल, उसके बाद आपका होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसमें मोस्ट स्टेबल कुछ है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज सेकंड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लें, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट बतानी है अबाउट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब आप बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो उसमें आपको इनकरेक्ट बतानी है। सबसे पहले तो आपको नाइट्रेशन बेंजीन वाली जो रिएक्शन है उसको देखना है एक बार। ये वाली बेंजीन है, इसमें आप नाइट्रेशन कराते हो। नाइट्रेशन कैसे कराओगे, HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में आपको कराना होता है। तो यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप है वो अटैच्ड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रेशन। अब ये कैसे होता है, देखो इस वाली रिएक्शन में जो ये H2SO4 है ये किस तरह बिहेव करता है, आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा, और HNO3 है वो यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड है H2SO4, एसिड है तो ये H पॉजिटिव को क्या करेगा डोनेट करेगा, प्लस में HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। HNO3 है तो ये बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये एसिड है ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा OH नेगेटिव को क्या करेगा, देखो एक को इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है HONO2, सेम थिंग है। यहाँ पे OH पे नेगेटिव चार्ज, NO2 पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे क्या करेगा बेस है तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है गेन करता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे NO2 पॉजिटिव आयंस है वो रिलीज होगा, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, और वो किस तरह बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और जो भी आपकी बेंजीन रिएक्शंस होती हैं, बेंजीन क्या होती है एक सोर्स होता है, हाई डेंसिटी सोर्स होता है। ये बेंजीन जो रिंग होती है वो कौन सी रिएक्शंस को करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको देखो रिंग है, रिंग में यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये क्या करता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इस रिंग में आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये सिर्फ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के जो भी एटम्स और आयन उनको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट रिएजेंट कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन शोज इलेक्ट्रोफिलिक। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऐड नहीं होता, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो बेंजीन थी वहां पे जो आपका ये हाइड्रोजन एटम है ये रिमूव हो गया और उसकी जगह पे NO2 अटैच हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है वो बताए। NO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल सही है यहाँ से, ये वाला पॉइंट। H2SO4 एक्टेड एज एसिड, NHNO3 एक्टेड एज बेस, ये बात भी बिल्कुल सही है। नाइट्रस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात भी बिल्कुल सही है। नाइट्रो ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट इन डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए NO2 ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है या फिर माइनस आई। देखो प्लस आई इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और माइनस आई होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये वाला होता है NO2, ठीक है, इस तरीके से ही होता है। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे इस तरीके से, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ना कि जो कि आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है, सॉरी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ना कि आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका यहाँ से गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वन इज द करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? देखो इंटर और इंट्रा का मतलब होता है, इंटरमोलिकुलर होता है टू डिफरेंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। वहीं अगर मैं इंट्रा की बात करूं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो होती है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर पूछा हुआ है, तो मतलब आपके पास एक ही जो मॉलिक्यूल है उसी के अंदर होना चाहिए। तो वाटर है, उसमें सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आपका अटैच्ड होता है। इस तरीके से तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है। तो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वाले जो इंट्रामोलिकुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। पैरा में क्या होता है कि जो NO2 ग्रुप अटैच होता है वो आपके पैरा पोजिशन पे होता है, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे NO और इसके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन जाता कि वो इंट्रा है या इंटर है। और उसके बाद है मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन में भी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर और इंट्रा का कोई केस होता नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस ऑफ एनकील फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक वाटर यील्ड एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि एसीटोन बनना चाहिए आपको, ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं आपका, ठीक है। और यहाँ पे सारे ही ऑप्शन क्या है? देखो एल्कीन है। तो आपको पता है जब आप एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं, O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे Zn और वाटर आप लेते हैं, तो यहाँ से बनता क्या है आपका? क्या बन जाएगा? एक तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स तो बनते हैं लेकिन कौन से बनते हैं इसने स्पेशली पूछा हुआ है, एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसीटोन
CH3 CO और CH3, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड HCHO, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2O भी लिख सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपको एक ऐसा कंपाउंड चाहिए, ऐसा रिएक्टेंट चाहिए जिसमें आपके जो कार्बन एटम है वो 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। प्रोपीन है, तो प्रोपीन में तो 3 कार्बन है, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से किसी पे भी आपके 2 कार्बन एटम नहीं है, एक ही कार्बन से अटैच, या तो फर्स्ट सेकंड, तो इनमें एक ही कार्बन अटैच है। 2 ब्यूटीन की बात कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है आपके यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो आपका यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा। 2 मिथाइल प्रोपीन की बात करते हैं। 2 मिथाइल प्रोपीन, तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये 1 और ये 2, और इस पे अगर मैं 3 की कार्बन ये तो तीसरा कार्बन उठाऊं, तो देखो इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन H2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो मॉलिक्यूल है 2 मिथाइल प्रोपीन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब आप यहाँ से इसके रिएक्शन में करा के दिखाऊं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वही सेम कंडीशन O3 ZnH2 की प्रेजेंस में कराओगे तो ये जो वाला बॉन्ड है ना वो इस तरीके से यहाँ से टूट जाता है। सॉरी एसीटोन नहीं है यहाँ पे, तो 2 मिथाइल प्रोपीन लेना है ना, 2 मिथाइल डबल बॉन्ड, 1 मिनट, ये वाली रिएक्शन को अगर मैं बात, डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे CH2 हो गया, 2 मिथाइल 1, ये यहाँ पे है 1 और ये 2, 2 मिथाइल और ये प्रोपेन, ये वाले कार्बन आइटम चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आपके ऊपर चला जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, और प्लस में आपका CH2O बन जाएगा, जो कि आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये आपका, तो आपको सिंपली क्या देखना है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आपके चेन में एक ही कार्बन से 2 CH3 या 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो वो मॉलिक्यूल आपका एसीटोन दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स नॉट फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपको बताना है कि कौन से प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं पाए जाते। देखो ये जो होते हैं ना, ये तीनों के तीनों नीचे वाले ये नेचुरल है, नेचुरल पॉलीमर। रबड़ है, रबड़ आपको पता है कहाँ से, एक जो वृक्ष होता है लेटेक्स लेटर ऐसा कुछ करके होता है उसमें, वहां से मिलता है आपको। स्टार्च आपका जो भी आपके वेजिटेबल्स है उसमें भी रहता है, और सेलुलोज ये आपको ग्रीन घास जो भी होता है एनिमल्स उसके में भी होता है, और जो ब्यूना ऐसा ये आपका है, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पॉलीमर, ठीक है। तो सिंपल इसने पूछा था आर्टिफिशियल और नेचुरल कौन सा होता है, जो नेचुरल जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, जो नहीं मिलते उनको आर्टिफिशियल बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ब्यूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मैक्सिमम ओजोन फाउंड इन एल्टीट्यूड, आपको वो बताना है इन द रीजन इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में ओजोन लेयर वो कहाँ पे मिलती है, वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो लिमिट होती है वो आपकी होती है 20 से 30 किलोमीटर, तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्रोमिनेशन एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट टाइम से आपके आ रहे हैं पेपर में, उससे पहले नहीं आते थे, तो ये भी एक क्वेश्चंस का थोड़ा सा हाई लेवल बोला जा सकता है या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बोला जा सकता है। तो वो एक बार देख लेते हैं, इन द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराना है आपको,
कैटलिस्ट आपको लेना है FeCl3 इज नॉट एडेड फ्रॉम आउटसाइड बट जनरेटेड इनसाइड द रिएक्शन मिक्सचर बाय एडिंग Br2 एंड आयरन फिलिंग्स। ये कह रहा है कि जब भी आप बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 और तो उसमें क्या होता है कि आपको ये बाहर से नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये जब आप इन इसको बोलते हैं इन सिटू, जब भी आप रिएक्शन करा रहे हो तो इन बिटवीन आपको ये काम करना होता है, लेकिन एज ए कैटलिस्ट। तो इसके ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन इज राइट। उसके बाद रीजन इसने बताया FeBr2 रेडिली रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड रेंडर्स इनएक्टिव। तो ये कहता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो FeBr2 होता है ना, ये वो हाईली सेंसिटिव रिएक्टेंट कैटलिस्ट होता है, ये मॉइस्चर को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और जो इसकी जो रिएक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और उसके बाद है ये क्वेश्चन है, ये वाला आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। अब डिलीट करने का रीजन क्या था, यहाँ पे इसने पूछा है कि अभिक्रिया को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। लेकिन यहाँ पे इसमें देखो FeCl3 नमी के साथ तीव्रता के साथ रिएक्शन करके अभिक्रियाशील हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, मोर रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, रेंडर्स मतलब, ठीक है, उसको कम कर दे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो है आपका फर्स्ट, बोथ रीजन आर ट्रू, दोनों चीजें बिल्कुल सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एक बार रिएक्शन और देख लेते हैं इसकी, जो बेंजीन है इसकी रिएक्शन आप कराएंगे FeBr3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रोमिनेशन हो जाता है, ये Br2 बन जाता है, सॉरी Br बन जाता है यहाँ से आपका। तो ये वाला जो है वो आपको इन situ बनाना होता है, जब भी आप रिएक्शन कर रहे हो तो आप उसी टाइम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द रिएक्शन 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन RO नेगेटिव, ये एल्कोक्साइड है आपका। एक सेकेंड में आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज एल्कोक्साइड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड होता है। एल्कोक्साइड कैसे बनता है, जब आपके पास कोई भी अल्कोहल होता है और वहां से आपका H पॉजिटिव निकल जाता है, इन दैट केस ये बन जाता है एल्कोक्साइड, और प्लस में आपका H पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं। तो ये पूछ रहा है इसकी रिएक्शन कराते हैं हम RO के साथ, तो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन बनता है और 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन बनता है। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन वुड बी फॉर्म्ड व्हेन RO इज, ये कहता है कि जो भी ब्यूटीन बनता है, ठीक है, ब्यूटेन की जब कोई भी रिएक्शन होती है तो एल्केन से जब RO के साथ रिएक्शन कराते हैं आपका, तो वो ब्यूटेन बन जाता है, मतलब वो बेस की तरह काम करता है, हाइड्रोजन वहां से एक्सट्रैक्ट करता है और आपकी एल्केन बन जाती है। बेसिकली इसकी जनरल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो ये होगी कि आपके पास कोई भी एल्केन है, इसकी रिएक्शन आप RO एल्कोक्साइड के साथ कराते हो, तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो एल्कीन बनेगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये वाला बेस की तरह काम करता है, तो ये कौन सा अगर हम बेस लें तो मैक्सिमम अमाउंट हमें ये मिलेगी, ट्राइमिथाइल 2 ब्यूटीन बनता है, ठीक है। और ये होता है आपका मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, कंपाउंड क्या बनेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू सेडजर फ्लो। जब भी आप एल्केन का एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो एल्कीन जो बनती है वो आपकी बनती है हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन अकॉर्डिंग टू द सेडजर रूल। तो बात करते हैं कि एल्कोक्साइड आप कौन सा लेंगे, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आपको लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस कब काम करेगा, जब आपको देखो ये जो आपका एल्कोक्साइड है, सेकंड नंबर ये वाला है, ये 3 डिग्री है, मतलब यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स हैं वो अटैच्ड है, तो ये एल्केन के पास पहुंचने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसको, क्योंकि बल्कीनेस की वजह से जो आपका ये नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, वो उससे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये देखो और ज्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गए, और तीसरे वाले में तो बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो ड्यू टू बल्कीनेस, ठीक है, बल्कीनेस की वजह से यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बल्कीनेस नहीं है, सिंपल आपका स्ट्रॉन्ग बेस और रिएक्शन करेगा और फाइनल आपका प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
Consider the following conditions of reaction: configuration of reactants, number of double bonds in the reactant, thermal or photochemical conditions. Configuration of the product in a pericyclic reaction depends upon, देखो जो कॉन्फ़िगरेशन है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का वो किस किस पे डिपेंड करता है। देखो जब भी कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ना, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो रिएक्टेंट है, सपोज आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, उससे आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्शन कौन सी है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है आपकी। तो इस रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैटर करता है, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर है, एस है, किस तरीके का है। उसके बाद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं। आपने भी ये भी देखा था कि डील-ज़ाइलर रिएक्शन है, उसमें भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बेसिस पे रिएक्शंस होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी आपके रिएक्शन में मैटर करते हैं। और थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो दो कंडीशंस पे काम करती हैं। एक तो आपकी जो फोटोकेमिकल कंडीशंस है जो आप HU या UV की प्रेजेंस में होती है, और ये जो आपका है एक थर्मल कंडीशंस, दोनों पे ही काम करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि A, B और C तीनों पे डिपेंड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे भी रिएक्टेंट के, और जो रिएक्टेंट लिया है उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं वो भी करेगा, और फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशंस पे भी आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसन रीजन वाला, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मासेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल्स। ऐसा क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। देखो जो पहली बात तो ये बिल्कुल बात सही है एसेसन। सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है वहां पे। देखो एक बार ये वाला है, जैसे मैं इसको ड्रॉ करूँ, C डबल बॉन्ड OH वाला मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल अटैच करती हूँ यहाँ पे, OH, C डबल बॉन्ड O, एक C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे R है। तो यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन है और इस ऑक्सीजन के बीच में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये वाला दो ही मॉलिक्यूल है सिर्फ आपके, और दो मॉलिक्यूल में देखो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाली हो गई, और दूसरा अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ ना करके एक बार दूसरी तरीके से ड्रॉ करूँ, एक बार वो आप देखिए, ये देखिए OH मॉलिक्यूल, ये C और ये डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो मॉलिक्यूल्स में आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से आपको बन रही है। लेकिन ऐसा एल्डिहाइड्स और कीटोन के केस में नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर बनता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बोथ रीजन आर assertion आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर एंड कार्बोनेट कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इज नोन एज। देखो ये वाली जो रिएक्शंस आई है ये आपकी डायरेक्टली जो नेम रिएक्शंस दी हुई है, नेम रिएक्शन से आती हैं। तो आपके सिलेबस में एक कंप्लीट यूनिट है नेम रिएक्शंस की। तो उन नेम रिएक्शंस को आपको क्या करना है कि किसी भी बुक से, आपकी ऑर्गेनिक की कोई भी बुक हो, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी बुक हो आपकी, या फिर आपके
एमएससी के या बीएससी के कोई भी नोट्स हों, ठीक है, आप वहां से क्या करेंगे, इनके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, बुक की रीडिंग है या बुक से रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उन्हीं का ही बार बार आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बेस्ट मेथड हो जाता है नेम रिएक्शंस को तैयार करने का। और जितनी भी रिएक्शंस है उनको आपको एक नोट्स के फॉर्म में बना लेना है एक ही बुक में, या फिर ज्यादा जितना हो सके तो, या फिर आप 1 पेजर इसका बना लीजिए। 1 पेजर अगर आप बनाएंगे तो उसमें कंप्लीट आपको पता चल जाएगा रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं, और रिएजेंट्स कौन, सॉरी कैटलिस्ट उसमें क्या यूज किया जा रहा है। तो वो एक इजी वे हो जाता है आपको नेम रिएक्शंस को लर्न करने का और तैयार करने का। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ही आ जाते हैं। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं कि अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर है आपके पास। तो इसका मैं एक बार पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रहे कि क्या बता रहे हैं। अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर है आपका, और अल्फा पोजीशन पे आपका ब्रोमो है। जैसे मैं ब्रोमीन को यहाँ पे अटैच कर देती हूँ जो कि अल्फा है, ब्रोमो एसिड है आपका, यहाँ से ये आपकी अल्फा पोजीशन हो जाती है, टी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, फिर अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर है ये आपका। तो यहाँ से आपकी रिएक्शन करानी है आपको एंड ए कार्बोनिल कंपाउंड, और आपके पास कोई भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा यहाँ पे, और जिंक आपको यहाँ से लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो जो आपकी रिएक्शन जो होती है उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, वो होती है रिफॉर्मेट्स की। क्या होती है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन होती है। और इसमें जो जिंक यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है, टू फॉर्म इनोलेट आयन। ठीक है, इनोलेट आयन बनाने के लिए आपको यहाँ से जिंक का यूज किया जाता है, और उसी वजह से आपकी ये रिएक्शन शो होती है। तो इसका सिंपली नेम रिएक्शन है, तो उसको आपको सिर्फ तैयार करना है, आपको पता चल जाएगा अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर को जब हम कार्बोनिल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। उसके बाद है कन्फर्मर्स आर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम। ये कहते हैं कन्फर्मर्स कब बनते हैं, जब रोटेशन आप डबल बॉन्ड के थ्रू कराते हो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कराते हो, या रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन, प्लेन में एक रिफ्लेक्शन होता है, या फिर क्या होता है, एक ट्रांसलेशन होता है सिंगल बॉन्ड एक्सिस का। तो यहाँ पे सिंपल है, कन्फर्मेशंस आर रिजल्ट्स फ्रॉम रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही आपको, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, जो आपकी जो होती है ना, क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक, या फिर जनरल जीओसी का जो आप टॉपिक करते हो वहां से ये सिंपल वहीं से आप है। कन्फर्मर्स की यूनिट भी है, कन्फर्मर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस, ये आपकी यूनिट नंबर शायद सेकंड है, आई थिंक सेकंड यूनिट है। ठीक है, वहां से लिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बताओ, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और दो दो नंबर है, ये फ्री के मिले हुए हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन। देखो ये आईआर का जो क्वेश्चन है, ये हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने इंक्लूड नहीं किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी को, लेकिन फिर भी आ गया है तो देखो देख लेते हैं। आईआर आपको देखना है, आईआर रेडिएशन है जो कौन से मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है, तो वो आपको यहाँ से आंसर बताना है। जो H2O वेपर मॉलिक्यूल्स होता है वो आपको डिफाइन करता है यहाँ से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी ने डिलीट किया था। अब आरपीएससी के काम देखो आप, 17 क्वेश्चन थे वो आरपीएससी ने डिलीट कर दिए थे। तो ये भी एक जो होती है ना कट ऑफ, या किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्योंकि जिनके जो क्वेश्चन सही थे वो आरपीएससी डिलीट कर देती है, तो फिर वही बात है ना कि मार्क्स तो कम आते ही हैं। तो ये एक बड़ा रीजन होता है, लेकिन फिर भी डिलीट कर दिया तो डिलीट कर दिया, अब हम क्या ही कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ क्वेश्चंस को करना। ऑर्गेनोटीन कंपाउंड जो होते हैं वो पेस्टिसाइड की तरह भी काम आते हैं, और जो लकड़ी होती है उसके प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम आते हैं। तो दोनों का बात मतलब तो एक ही हो गया ना कि वुड का प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं, और तो वो किस तरीके से काम करते हैं, पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं। तो दो, एक ही क्वेश्चन में दो करेक्ट आंसर कैसे सही हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपका ये जो है डिलीट हो गया।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। देखो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो होता है ना, सबसे ज्यादा होता है आपके क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन एटम होते हैं उनसे सबसे ज्यादा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग तो आप ये भी कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी होती है, CO4 से भी होती है, N2O से भी होती है, लेकिन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए आप कौन से रिएजेंट्स का यूज करते हो। ठीक है, ये है आपका, एक सेकेंड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जिंक मरकरी HCl के प्रेजेंस में, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल एंड हीट के प्रेजेंस में आप क्या करते हो, इसका रिएक्शन कराते हो। तो अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाई, अल्कोहल आपको कब मिलता है, किस कंडीशन में, कौन से आप यहाँ पे रिएजेंट्स यूज करेंगे कि आपको यहाँ पे अल्कोहल है मिल जाए। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स में ना आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आप किस तरीके से, आपका जो रिएजेंट कौन सा है, आपका रिएक्टेंट कौन सा है इस कंडीशन में, और कौन कौन से आप यहाँ पे रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स ले सकते हो कि आपका यहाँ पे क्या हो, फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाए आपको। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जब आप क्या करते हो कि क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, तो जब आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन दैट केस आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाते हो, आपको अच्छे से पता चल जाता है कि कौन से रिएजेंट को यूज करके आपका कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। अदरवाइज क्या होता है कि आप रिएक्शन में रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे और फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता है कि रिएजेंट ये रिएक्टेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पा सकते हो। तो देखो आप आपने देखा होगा कि अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शंस कराते हो और अल्कोहल में, तो सिंपल आपको यहाँ से क्या लेना है, कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड को आपको अल्कोहल में करना है। देखो एल्डिहाइड का जो जर्नल जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है और इसका OH होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया, रिडक्शन किया है। ठीक है, OH बन गया CHO से, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH होता है, ये वाला ग्रुप होता है इस तरीके से, और यहाँ पे ये ROH हो गया। तो यहाँ पे बात क्या हुआ कि एक तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम, जिंक मरकरी HCl का यूज हम नहीं करते, थाइलोन ग्लाइकोल का भी यूज नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि आपका है सेकंड आंसर। तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिडक्शन के केस में सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज्ड इन द सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमिन्स। तो ये आपको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है इस केस में यूज किया जाता है, बेंजीन सल्फोनाइल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका जब हम यूज करते हैं किसके डिटेक्शन में, एमीन के डिटेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये आपका UG और PG लेवल का क्वेश्चन है यहाँ से। तो जब हम एमीन्स का डिटेक्शन करते हैं, वैसे इसका थोड़ा सा पार्ट आपके +2 क्लास में भी दिया हुआ है NCERT में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है UG वाले पार्ट में आपके, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। वैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वो आपका जनरली मानती हूँ मैं, तो वो +2 में भी आ जाता है और UG PG के सेक्शन में भी। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के डिटेक्शन के यूज में आता है, एमीन के डिटेक्शन में यूज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जब आपने पढ़ा होगा एमीन्स के, तो इस केस में आपको नीचे वाले ऑप्शंस को भी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ये वहां से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 ऑफ एन एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड का SN2 रिएक्शन बताना है आपको। पता है SN2 रिएक्शंस है वो SN1 भी रिएक्शन शो करती है और SN2 भी रिएक्शन शो करती है, which has a halogen bearing group attached to chiral center. The untrue statement is, आपको untrue बताना है जो कि गलत है। अब आपको ये बताना है कि आपके पास कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, सपोज एल्काइल हैलाइड है, और वो आपका क्या है, कायरल टी सेंटर है। ठीक है, उसमें कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर क्या होते हैं, जो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से
जुड़े हुए होते हो। ठीक है, तो अगर मैं सपोज एक इस तरीके से मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ये कार्बन में क्लोरीन लगा लेती हूँ क्योंकि ये आप एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे ए ले लेती हूँ, बी ग्रुप और सी ग्रुप है। ठीक है, और ये कायरल सेंटर है, और ये SN2 रिएक्शन को शो कर रहा है। SN2 क्या होती है, ये आपका, ठीक है, और यहाँ पे SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर R है तो S में कन्वर्ट हो जाता है, S का R में कन्वर्ट हो जाता है। और देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। हेलोजन बेयरिंग ग्रुप अटैच टू कायरल सेंटर एंड टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन ईच ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल इज 1। ये बिल्कुल सही बात है कि जो ऑर्डर होता है SN2 मैकेनिज्म, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। दोनों पे डिपेंड करने की वजह से ही आपकी जो रिएक्शन है, जो मैकेनिज्म कौन सा शुरू करता है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है बोथ RX एंड न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है उसमें दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ये जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे आपका ब्रेक होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ पे वो धीरे 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 यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड रिलेटिव टू RX। देखो RX का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया ये अगर R है तो S में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन्वर्जन हो जाता है। मोर देन वन स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, इसने पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक मोर देन वन स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा बनते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। सिंपल एक ही आपका प्रोडक्ट बनता है R या S, तो स्टीरियो आइसोमर्स वहां से नहीं बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर होगा। सिंपल ये क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, और जो आपके पीजी लेवल में भी दिया हुआ है कि अल्काइल हैलाइड के SN2 मैकेनिज्म, SN1 SNI और E1 E2 वाले, तो वहीं से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपली अगर 11th या फिर 12th की अल्काइल हैलाइड जो होता है हेलो एल्केल एलो एरिन वाला चैप्टर भी अगर हम वहां से करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन वहां से सोल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COCl 2H कैलेडियम BSO4 CH3CHO और HCl। देखो आप यहाँ पे ये वाली जो रिएक्शन है इसमें आपका एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से अगर मैं बात करूं CH3, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी क्लोराइड। ठीक है, इससे आपको बना रहा है एल्डिहाइड, प्लस में HCl आपका वहां से रिमूवल। तो रिएक्शन का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो वही है नेम रिएक्शन वाले जो चैप्टर है वहीं से लिया गया है, और इस रिएक्शन का नाम है रोजनमूंड रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको देखते ही से पता चल जाएगा कि आपके पास कोई भी आपका एल्कोक्सी क्लोराइड है, ठीक है, और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हो, और मेन जो रोजनमूंड रिएक्शन जो होती है पैलेडियम और BSO4 की रिएक्शन में यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन, और क्या होता है कि जो पैलेडियम होता है वो यहाँ पे एज ए यहाँ पे पॉइजन काम करता है। पॉइजन क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद उसको स्टॉप कर देता है। अब देखो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन यहाँ पे बेंजोल, ये जो आपका है एल्कोक्सी क्लोराइड का, एल्डिहाइड से ना के एल्कोहल में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एल्कोहल के बाद ये आपका एल्कीन भी बन सकता है, लेकिन उसने इसी को स्टॉप कर दिया किस पोजीशन पे, एल्डिहाइड पे, जो कि किसने किया है, पैलेडियम का। तो एज ए पॉइजन आप यहाँ पे रिएक्शन में यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रोजनमैंड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपके ड्रग्स वाले चैप्टर से। तो ड्रग्स में आपको बताना है कि जो पेन रिलीफ करती है, पेन को क्या करती है, रिलीफ, वो आपको बतानी है। एक तो मॉर्फिन है आपका, एक हीरोइन है, एस्पिरिन है और पैरासीटामोल। ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना है पैरासीटामोल। आपको पता है कि जब आप लेते हो तो आपका बुखार भी कम होता है, लेकिन आपका जो पेन है वो भी आपका कम हो जाता है। एस्पिरिन अगेन वो है आपका एंटीपायरेटिक भी है और एंटी एनर्जेसिक भी होता है।
मेन जो ये जो होती है दर्द निवारक गोलियां, इनको बोलते हैं एंटी एनाल्जेसिक, जो आपका दर्द को कम करती है। तो ये जो मॉर्फिन और कोडिन है, ये तो आपको पता ही है कौन सी ड्रग्स होती हैं जो आपके डिप्रेशन को कम करती हैं, उसी तरीके से ड्रग्स हैं ये आपकी। और ये जो आपकी एस्पिरिन और पैरासीटामोल है, ये दर्द को कम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीओडी, जो कि आपका है थर्ड। सॉरी, सीओडी कलेक्ट कर दी, सीओडी है करेक्ट आंसर इज सीओडी। के बाद हम देखते हैं ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो एक नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, इस जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। कोई पार्ट है लैंग्वेज से रिलेटेड, कोई भी इशू है, आपको हिंदी समझ नहीं आ रही या फिर इंग्लिश समझ नहीं आ रही, फिर कौन सी लैंग्वेज में आपको पसंद है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। क्या मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही है, तो वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।